अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एवरीडे साइंस का लेक्चर नंबर 9 है, जिसका सबसे पहला एमसीक्यूज है द नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज। तो इसमें वो ये पूछ रहा है कि हाइड्रोकार्बन का जो नेचुरल सोर्स है वो कौन सा है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो नेचुरल सोर्सेज हैं हमारे वो कौन कौन से हैं। इन सब ऑप्शंस में से क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल का मतलब है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी इसे कहा जाता है और क्रूड ऑयल भी कहते हैं। दोनों ऑप्शंस में से कोई भी हो सकता है। तो बेशक पेट्रोलियम आ जाए या आ जाए क्रूड ऑयल, तो दोनों में से आपने किसी पर भी टिक करना है। तो वो कहता है कि जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं उसमें हाइड्रोकार्बन किस में पाई जाती है, तो वो किस में होते हैं? क्रूड ऑयल में। फिर थोड़ा सा मैंने ऊपर पर्पल कलर से लिखा है कि क्रूड ऑयल क्या होता है। क्रूड ऑयल मीन्स अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो डेफिनेशन है ये क्रूड ऑयल की कि क्रूड ऑयल क्या होता है? इससे मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज। जाहिर बात है पेट्रोलियम लिक्विड फेज में होता है, और आपको पता है पेट्रोलियम को हम एज अ फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं। यानी हम गाड़ियों के इंजन में उसको यूज करते हैं, हर जगह पे हम जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास एक नेचुरल सोर्स है जो कि जमीन से आपको पता है हासिल किया जाता है, इसलिए इसे नेचुरल सोर्स कहते हैं। नेक्स्ट में है द ट्रेड मिल्स ट्रेनिंग इज प्रिस्क्राइब फॉर द इंजर्ड एथलेटिक फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग हिज हर डैश। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड मिल्स क्या होता है। अब ऑप्शन में लिखा हुआ है मसल इंड्योरेंस, तो थोड़ा सा मैंने इसको आगे डिस्कस किया है, तो कि ट्रेड मिल क्या होता है। तो यहाँ पे देखें ट्रेडमिल में क्या होता है। ये असल में आपने देखा होगा कि ट्रेनिंग जब करते हैं, जिम जो बंदा जाता है उसको पता है कि इस मशीन को यूज करते हैं। तो ट्रेडमिल ट्रेनिंग में क्या करते हैं? हम वॉकिंग करते हैं, रन करते हैं या वॉक करते हैं। जो एथलेटिक्स होते हैं ना उनको सबसे पहले ना ट्रेनिंग के लिए आपको पता है भागने के लिए कहते हैं कि वो रन करें, वॉक करें, स्पीड से वॉक करें। तो जो एथलेटिक्स होते हैं तो सबसे पहले जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है वो वॉकिंग की होती है, तो इसे कहते हैं ट्रेडमिल ट्रेनिंग। इसलिए उसने कहा ट्रेडमिल ट्रेनिंग इज अ वॉकिंग और रनिंग ऑन अ स्टेशनरी एक्सरसाइज मशीन एज पार्ट ऑफ द रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। ऊपर भी देखिए वो यही बात करता है, इसके अंदर भी, यहाँ भी सेम बात लिखी है, उधर भी सेम बात लिखी है। द ट्रेडमिल ट्रेनिंग is prescribed for the injured athletics for the purpose of improving his her muscle endurance। मसल एंड्योरेंस का मतलब है कि जब हमारे जो मसल्स हैं उनको अच्छे से, कि मसल हमारे अच्छे से रेगुलेट हो जाएं। या आपको पता है मसल्स अक्सर औकात, जाहिर बात है जब हम फर्स्ट टाइम एथलेटिक्स में जाते हैं तो हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो उन मसल्स को इंड्योरेंस करने के लिए, मतलब ये कि उनकी इंप्रूवमेंट करने के लिए पहले ब्रेक डाउन होते हैं मसल, फिर अगेन से रीन्यू होते हैं, फिर ब्रेक डाउन होते हैं, फिर अगेन से रीन्यू होते हैं। तो मसल के इंड्योरेंस के लिए हम थ्रेड मिल्स का यूज करते हैं। तो यानी मसल्स के इंड्योरेंस के लिए यूज करते हैं इसे। द एलिमेंट्स कॉमन टू ऑल एसिड इज। तो वैसे तो आपको पता है हाइड्रोजन हर जगह पाई जाती है, चाहे हम स्पेस की बात करें, स्पेस में तो वैसे मौजूद है। और आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो भी हाइड्रोजन एंड हीलियम के मिक्सचर से बनी है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन हर जगह ही मौजूद होगी। तो इस वजह से आप तो ये जुबानी भी आंखें बंद करके देख के लगा सकते हो कि हाइड्रोजन तो होनी ही होनी है हर चीज के अंदर। नेक्स्ट है एन ऑर्डिनरी मोबाइल फोन कम्युनिकेट बाय यूजिंग। तो आपको पता है कि जब हम मोबाइल से कम्युनिकेशन करते हैं, एक जैसे फॉर एग्जांपल एक मोबाइल ये दूसरा ये है, तो सिग्नल्स कैसे ट्रांसफर होते हैं? रेडियो वेव्स के जरिए। ये वैसे पहले भी आ चुके हैं रेडियो वेव्स वाला। उसके बाद व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अवर ब्रेन। तो हमारे ब्रेन में 73% जो है वो वाटर होता है, इसलिए हम वाटर की क्वांटिटी को डिक्रीज नहीं कर सकते। आप अक्सर देखते होंगे कि जब आप थक जाते हैं, आपका ब्रेन वर्किंग नहीं करता, तो आपको वाटर की जरूरत पड़ती है उस टाइम पे। तो क्यों? क्योंकि ब्रेन जो है वो वाटर को 73% यूज करता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत असेंशियल है। हु डिस्कवर्ड दैट द अर्थ वाज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स? कोपरनिकस। कोपरनिकस की वजह से और भी बहुत सारी इन्वेंशन है। तो इसने ये भी बताया था कि जो अर्थ है वो हमारे यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, क्योंकि पहले थ्योरी थी कि अर्थ जो है वो सेंटर में है और बाकी सारी चीजें उसके गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं। लेकिन अब क्योंकि थ्योरी चेंज हो गई है, अब कहते हैं सन है और सन के गिर्द जो है वो बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो कोपरनिकस ने कहा था कि ये जो थ्योरी थी कि अर्थ सेंटर में बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, वो ये गलत है, ये रॉन्ग है। ये बहुत पहले की थ्योरी है, बिल्कुल स्टार्टिंग में इनिशियल यही थ्योरी आई थी। डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए रिजल्ट इन नाइट ब्लाइंडनेस। अब नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस में आपको पता है कि अक्सर लोगों की आई साइड वीक होती है। तो किसकी डेफिशिएंसी होती है? विटामिन ए की होती है। तो नाइट ब्लाइंडनेस में तो रात को सही से नजर नहीं आता।
अब ये नहीं कि सिर्फ रात को नजर ना आए, नाइट का मतलब सिर्फ रात वाली बात नहीं है, इसका मतलब ये है कि डे टाइम में भी अक्सर उनको ये होता है कि ब्लरिंग सी चीज नजर आती है, दूर की और पास की चीज उनको सही से दिखती नहीं है, उनको डिफिकल्टी हो जाती है, तो इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन, ये पहले रिपीट हो चुके हैं एमसीक्यूज। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to 9 मीटर, तो ये वैल्यूज अक्सर आ जाती हैं कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर है, क्योंकि ये छोटा सा एमसीक्यूज है, उनको टाइपिंग में भी इजी रह जाता है, इसलिए वो कोशिश करते हैं ऐसे कि छोटी सी चीज दें। फिर नेक्स्ट है जीपीएस इज एन एब्रीविएशन ऑफ, ये एब्रीविएशन वाले भी बहुत आते हैं, तो जैसे कि आपको पता है जीपीएस को ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहा जाता है। थोड़ा सा इसको बता दूं कि क्या होता है जीपीएस। तो जैसा कि आपको पता है कि जीपीएस हमारे मोबाइल में गूगल मैप होता है, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक मोबाइल की शक्ल जो चले यहाँ पर बनी है, इधर भी देख रहे हैं, गूगल मैप से हम क्या करते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन देख सकते हैं, अपनी भी लोकेशन हम चेक कर सकते हैं, किसी ह्यूमन की भी किसी भी चीज की लोकेशन पे चेक किया जा सकता है। तो होता कैसे है असल में, जो जीपीएस है इसे कहते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल का मतलब पूरी अर्थ में यानी पूरी वर्ल्ड में जो है इसको हम ग्लोबली तौर पर यूज करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है ये जीपीएस के बारे में, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, जैसे कि आपको पता है कि हमारी अर्थ है, अर्थ के गिर्द जो है वो क्या करते हैं, सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं। तो टोटल अर्थ के गिर्द कितने सैटेलाइट्स हैं, 29, ज्यादा भी सैटेलाइट्स भी रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी सैटेलाइट्स हैं वो इमरजेंसी सैटेलाइट्स के तौर पर यूज किए जाते हैं। तो 29 सैटेलाइट्स अर्थ के बिल्कुल आप समझो ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और इनकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स है, यानी हर जो है हर सैटेलाइट को पता है कि उसने अपने कौन सी ऑर्बिट में रिवॉल्व करना है, उनके आपस में कभी भी जो है वो कोलैप्स नहीं होते, क्योंकि उनकी पोजीशन जो है वो फिक्स की होती है। तो टोटल कितने सैटेलाइट्स हैं, 29 सैटेलाइट्स हैं, और 29 सैटेलाइट्स जो हैं वो पूरी अर्थ के गिर्द जो है वो स्प्रेड है, सारे के सारे सैटेलाइट्स। तो होता क्या है कि जैसे ही हम जीपीएस को ऑन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये जीपीएस था, हमारी लोकेशन ये, हमने जीपीएस को कर दिया on। तो जैसे आप लोग इसको ऑन करते हैं तो जीपीएस जो है वो सिग्नल्स भेजते हैं, किसको, सैटेलाइट को भेजते हैं, और कौन से सैटेलाइट को भेजेगा, टोटल तो 29 है, तो वो अपने आसपास के तकरीबन जो भी जितने भी सैटेलाइट उसके आसपास हैं वो उनको सिग्नल्स भेजेगा, तो तकरीबन 3 से 4 सैटेलाइट्स जो हैं वो उसके आसपास जरूर होंगे, उसके नियर बाय में इतने सैटेलाइट्स लाजमी होंगे। तो क्या करता है, उसने सिग्नल भेजे, तो सैटेलाइट्स ने उस सिग्नल को कैप्चर किया, फिर उसके बाद जैसे ही हम हमारे सिग्नल सैटेलाइट को गए तो सैटेलाइट ने भी जो है वो रिएक्शन दिया, और उसके अंदर से भी कुछ सिग्नल्स यानी कुछ वेव्स आई जो कि हमारी जो डिवाइस है, जो मैप है, उससे यानी कि आप समझे टकराई। तो जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, ये जो टकराने का प्रोसीजर है ना, इसे रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये फॉर एग्जांपल ये सैटेलाइट है, इसके गिर्द एक आर्बिट्ररी सफेयर बन जाता है, जैसे ये एक सफेयर बन गई, एक रीजन बन जाता है। अब यहाँ पर जो सारी बातें मैं दिखा नहीं सकती, मैंने लाइन से बताया, लेकिन एक सफेयर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक सैटेलाइट ये है, इसके गिर्द सफेयर बन गया, और समझो दूसरा सैटेलाइट ये है, इसके गिर्द एक सफेयर बन गया। फिर तीसरा सैटेलाइट ये था, सिग्नल्स जा रहे हैं, तो सिग्नल्स ने क्या क्या सफेयर बना दिया, ये सिग्नल बन गया एक। ठीक है, अब 3 4 ऐसे सर्कल बन जाएंगे, और जब इन सर्कल का इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब सर्कल का जो कॉमन पॉइंट है, तो देखिए सर्कल इस पॉइंट पर कॉमन है, तो इसको कॉमन रीजन है, तो वो जो कॉमन रीजन होता है वो सैटेलाइट की यानी कि जो जो हम जिसने जीपीएस सिग्नल भेजा यानी हम, ये हमारी लोकेशन है। तो इस तरीके से जो सैटेलाइट है वो क्या करता है, लोकेशन को कैप्चर करता है। तो ये था जीपीएस। तो इसके बस बहरहाल तो उसने ऑब्जर्वेशन यहाँ पे पूछे कि इसकी क्या है, वो है सिंपल, आप याद रखो, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। लेकिन आपको फिर भी आइडिया होना चाहिए, अब हो सकता है वो कुछ भी पूछ सकता है एमसीक्यूज में, लाजमी नहीं है कि सिर्फ यही पूछेगा कि इसकी एब्रीविएशन है, बट आपको थोड़ा बहुत इसका प्रोसीजर सिस्टम याद है। नेक्स्ट है द प्लैनेट विजिबल टू अस विदाउट यूजिंग अ टेलीस्कोप इज, अब वो प्लैनेट जो जिसको हम टेलीस्कोप के बगैर देख सकते हैं अर्थ से, उनकी तादाद कितनी है, 5 है, यानी 5 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको हम बगैर जो है टेलीस्कोप के बगैर देख सकते हैं। नंबर वाले आ जाते हैं मोस्टली। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डैश काज लॉस ऑफ एपेटाइट एंड पुअर ग्रोथ, तो यानी वो ये पूछ रहा है कि कौन से विटामिन की अगर कमी हो जाए तो हमें भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, और उसके अलावा ग्रोथ भी इंसान की बिल्कुल कम हो जाती है, तो वो जिंक की कमी होती है। अगर आपको आपने अक्सर देखा हो, अक्सर मेडिसिन वगैरह में जो बच्चा वीक हो उसको जिंक के जो है वो टैबलेट या मेडिसिन दी जाती है। तो क्यों, इससे एक तो भूख भी इंसान को ज्यादा लगती है, और ग्रोथ भी इंसान की जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो जिंक का यानी बहुत मेन रोल है इसमें। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज, तो जब फोटोसिंथेसिस होता है, वो उसके प्रोसीजर में पूछ रहा है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें ऑक्सीजन के साथ जो है वो वाटर की भी हमें जरूरत पड़ती है, वाटर का भी इसके साथ मेन रोल है, साल्ट मिनरल ग्लूकोज का नहीं, बल्कि वाटर जो है वो मेन कंपोनेंट है
जब वाटर हो तभी उस, यानी कि वाटर का मतलब बहुत ज्यादा पानी नहीं, थोड़े थोड़े यानी कि नमकियात या थोड़े थोड़े जिसे कहते हैं ना मॉइस्चराइज वाटर के थोड़े थोड़े ड्रॉपलेट्स होने चाहिए, ड्यू पॉइंट्स होने चाहिए, तो तब फोटोसिंथेसिस होती है। उसके बगैर यानी कि अगर बिल्कुल ड्राई है कोई लीफ तब ये पॉसिबल नहीं है। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा, ये तो सबको पता है, ये वैसे भी बहुत फेमस है और ये तकरीबन हर टेस्ट में आराम से आ जाता है। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा। नेक्स्ट में उसने कहा है कि एडिसन डिजीजेज इज काज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, डिजीज का नाम लिखा है, इसका ये इस डिजीज का नाम बता रहा है कि जो एडिसन डिजीजेज है वो किस चीज की डेफिशिएंसी से होती है। तो वो एड्रोक्रोनिक हार्मोन की वजह से होती है। ऊपर मैंने लिखा है कि इफेक्टेड इंडिविजुअल्स में हैव अ पुअर एपेटाइट एंड, ये ऊपर वाले के बारे में लिखा हुआ है एडिसन डिजीजेज में, कि इसमें भी ये होता है, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो हम बीमार हो जाते हैं, मसल्स की वीकनेस हो जाती है, बुखार आ जाता है, और उसके अलावा मसल्स क्रैम्पिंग भी हो जाती है, पेन होने स्टार्ट हो जाता है जॉइंट्स में, मसल्स में बहुत ज्यादा पेन होता है, तो डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाती है। तो ये निशानी है एडिसन डिजीजेस की, और ये इस हार्मोन की कमी की वजह से होती है। नेक्स्ट है वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ अर्थ ओजोन लेयर इज टू फिल्टर आउट अल्ट्रावायलेट रेज। तो वैसे ओजोन के बारे में तो मैंने आपको पहले अच्छे से बताया जब मैंने ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिस्कस किया था। तो वो इसमें ये पूछ रहा है कि जो हमारी अर्थ की ओजोन लेयर है उसका मेन फंक्शन क्या है, फिल्टर आउट अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज जैसे कि आपको पता है बहुत हार्मफुल होती हैं, तो ओजोन लेयर का काम क्या है, हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करना। तो वो जो अर्थ की लेयर होती है, अल्ट्रावायलेट रेज, सूरज से सारे पता है अल्ट्रावायलेट रेज आ रही होती हैं, तो ये क्या करता है, ओजोन लेयर उन हार्मफुल रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो वो क्या होती है, तो वो ओजोन लेयर यानी कि अगर देखा जाए हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो जो हार्मफुल रेज है अल्ट्रावायलेट वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं ओजोन लेयर के ऊपर से, और एक्स्ट्रा मैंने बाहर की तरफ चली जाती है, हमारी अर्थ के अंदर एंटर ही नहीं होती। फिर उसने बताया कि अल्ट्रा वायलेट फिल्टर आर कंपाउंड्स मिक्सचर मटेरियल दैट ब्लॉक एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट। तो यानी ओजोन लेयर क्या करता है, जो हार्मफुल होते हैं उसको कुछ कुछ पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो ज्यादा मिकदार होती है मटेरियल्स की उसको बाहर रिफ्लेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड बेसिस, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, द केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया यीस्ट एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो जैसा कि आपको पता है फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं। जैसे दही जब बनती है तो दही में क्या होता है, बैक्टीरिया जो है उसके दूध के पार्टिकल्स को, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं मिलके उसको क्या हो देते हैं, ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देती हैं। तो वो ब्रेक डाउन होता है, फिर उससे जो है वो दूध फट जाता है और दही बन जाती है। तो इसी में वो यही पूछ रहा है कि ये जो हमारे पास रोल है बायोटेक्नोलॉजी का फूड के अंदर क्या है, तो वो फर्मेंटेशन के जरिए होता है। ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ डैश। तो ब्रोंज क्या है, ब्रोंज एक मिनरल है। तो कह रहा है कि जो ब्रोंज है उसमें क्या है, वो आयरन, इसका कॉपर और टिन का जो है इसका इसके मिक्सचर से बनता है। ब्रोंज मेडल का आपने अक्सर देखा होगा, गोल्ड सिल्वर एंड ब्रोंज, तो ये पहले भी आ चुका है कि जो ब्रोंज ब्रोंज में क्या होता है, पिछले वाले में सिर्फ कॉपर था, टिन का नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना है, इसमें टिन का भी जिक्र है तो कॉपर और टिन है। व्हाट डू मोस्ट एस्टेरॉयड लाइज, एस्टेरॉयड बेल्ट, ये शायद मैंने पहले डिस्कस में भी आई थिंक नहीं किया था, कि जब ये एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में मैंने नहीं बताया था। जब पहले जैसे कि इतना तो हमें पता है कि ये सन है, सन के गिर्द जो है प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो कुछ प्लैनेट्स के दरमियान में ना बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे एक बेल्ट होता है, और बेल्ट जो है उसकी पोजीशन फिक्स होती है। बेल्ट में क्या होता है, पार्टिकल्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, यानी छोटे छोटे स्टार्स जैसे पत्थर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, पत्थर होते हैं, आप सिंपल ये समझे। तो वो जो पत्थर काफी सारे तादाद में है, उनकी बहुत ज्यादा तादाद, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे भी होते हैं। तो ग्रेविटी की वजह से ना ये क्या करते हैं, अपनी फिक्स ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं। अब ये जो इसका ऑर्बिट है ना स्पेसिफिक, इसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। इसलिए वो कह रहा है कि वेयर डू मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉयड लाई, ज्यादा एस्टेरॉइड्स कहाँ पर होते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट में। जरा बात है उसके अंदर छोटे छोटे पत्थर हैं वो एस्टेरॉइड्स होते हैं, इसलिए उसने कहा कि इन एस्टेरॉयड बेल्ट बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। अब ये एमसीक्यूज आ सकता है कि ये बताएं एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पर पाया जाता है, तो आपने बताया ना मार्स और जुपिटर के दरमियान में होता है एस्टेरॉयड बेल्ट, इसकी पोजीशन फिक्स होती है, ये चेंज नहीं होती। तो देखिए ये जुपिटर है और ये मार्स है, तो देखिए इसके दरमियान में ये जो आपको नजर आ रहा है येलो येलो से पत्थर, ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। नेक्स्ट में वो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटेलिक मिनरल, जिप्सम। तो जो जिप्सम है वो आपके पास क्या है, जिप्सम जो है वो एक नॉन मेटेलिक मिनरल है।
ये असल में क्या होता है, ये एक सॉफ्ट सल्फेट मिनरल होता है जिसमें कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रोजन भी होती है, और इसके अलावा इसका केमिकल फार्मूला भी पूछा जा सकता है। तो इसका केमिकल फार्मूला क्या है, CaSO। उसके बाद नेक्स्ट में वो कह रहा है कि वाटर इज हीटेड इन अ केटल, द इनसाइड वाटर इज हीटेड बाय कन्वेक्शन, अ पर्सन सिटिंग नियर द फायर रिसीव हीट बाय रेडिएशन। तो वो कहता है कि जब इलेक्ट्रिकल कोई भी केटल की आप बात करते हो, तो केटल में वो क्या कहना चाह रहा है कि जब हम नीचे से ऑन करते हैं केटल को, तो जाहिर बात है हीटिंग होती है। तो आपको अगर देखा हो, जिसके घर केटल होगी उसको पता होगा कि सेंटर में एक रिंग होती है। तो जैसे ही हीट उसको ट्रांसफर होती है, करंट जब देती है, तो सेंटर में जो रिंग वाला वाटर होता है वो ज्यादा जो है वो हीटिंग होता है। तो ये प्रोसीजर को कहते हैं कन्वेक्शन प्रोसीजर। तो वो कहता है साथ वाला जो अगर कोई पर्सन बैठा हो तो उसको हीट कैसे मतलब मिलेगी, तो उसको क्या रेडिएशन मिलेंगी। जाहिर बात है अब उसको हीट तो उसके ऊपर ट्रांसफर नहीं होगी ना, तो उसको जो है रेडिएशन होगी, उसके अंदर से कैटल के अंदर से रेडिएशन निकलेंगी जो कि बंदे को फील होंगी, ना कि फुल जो है वो उसको हीट ही फुल ट्रांसफर हो जाएगी। सिंपल वो बात पूछ रहे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। फिर उसने पूछा नेक्स्ट में, द कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका लाइज एट द, तो ये अर्थ की स्फीयर बना हुआ है, जो अर्थ का ये अपर पार्ट है, ये लोअर वाला पार्ट है। तो थोड़ा सा फिगर गौर से देखिएगा, जो नीचे वाला रीजन है ये वाला, इसे साउथ पोल कहते हैं। तो अंटार्कटिका कहाँ पर पाया जाता है, साउथ पोल में पाया जाता है। तो ये पिग में देखिए अंटार्कटिका लिखा हुआ है यहाँ पे, अंटार्कटिका ये लिखे साउथ पोल। तो बिल्कुल जो बिलो वाला रीजन है आपको पता है वो साउथ पोल होता है, और वहां पे अंटार्कटिका है। नेक्स्ट में वो कह रहा है कि मायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस कॉल्ड कनकेव लेंस। तो मायोपिया क्या होता है, ये आई डिजीज है मायोपिया। इसमें क्या होता है, इसमें यही होता है कि हमें जो है नियरेस्ट से नजर नहीं आता, मतलब पास वाली चीजें इसमें हमें दिखाई नहीं देती। इसमें जो है वो हमें दूर की चीजें जो है वो नजर आ जाती हैं, लेकिन पास की चीजें हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। तो इस बीमारी का नेम है, इसका एक और नाम भी है, इसे कहते हैं नियर साइटनेस। इसको नियर साइटनेस भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे तो ये पूछ रहा है सिंपल कि इसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कनकेव लेंस। ये लेंसेज वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वैसे लेंसेज वाले पहले भी आ चुके हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज सेरिब्रम। तो वैसे आपको फिगर याद हो, मेरे लास्ट लेक्चर में थी सेरिब्रम की, तो उसमें हमने देखा था कि जो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है वो सेरिब्रम था। ये वैसे रिपीट हुआ है एमसीक्यूज। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन आ न्यूली बोर्न इन्फेंट। तो न्यूली बोर्न जो बेबी है उसमें कितनी बोन्स होती हैं, 300 बोन्स है। और हमारे नॉर्मल एडल्ट में 206 होती हैं। इन ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आ जाता है। शॉर्ट साइटनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कनकेव लेंस। तो वो कहता है कि अगर आपके पास आपको भी ये शॉर्ट साइट है, यानी आपको पास से नहीं दिखता, तो कौन कौन से लेंस के जरिए हम करेक्ट कर सकते हैं, कनकेव लेंस के जरिए। ये भी पहले आया है। उसने कहा अ लेक स्टार्ट फ्रीजिंग बिकॉज ऑफ द कोल्ड टेम्परेचर, इट विल फर्स्ट फ्रीज एट द टॉप सरफेस। आपको खुद पता है वो, अगर याद हो मेरा लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने रोड के बारे में पढ़ा था, ब्लैक रोड था। तो उसमें ये था ब्लैक आइस था कि जब रोड्स पे बर्फ पड़ती है तो सबसे पहले एक बारीक सी लेयर बन जाती है। तो पानी में अगर आपने देखा समंदर में, अंटार्कटिक ओशन में, साउथ पोल नॉर्थ पोल में, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले वाटर के ऊपर जो है एक बर्फ की तह बनती है, फिर स्लोली स्लोली यानी ऊपर पहले बर्फ बनती है, फिर स्लोली स्लोली चीज नीचे जाती है, फिर पानी जमना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले अपर लेवल यानी उसका जो टॉप सरफेस है, सबसे पहले जो है वो जमती है। और एक एमसीक्यू ये भी आ जाता है कि जो है आइस क्यों फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। तो उसका फिर आंसर ये है कि बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी। आइस की जो है वो ज्यादा लो डेंसिटी है वाटर के निस्बत, जिसकी वजह से आइस जो है वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। नेक्स्ट में उसने कहा था प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फीदर इन बर्ड्स इज। तो बर्ड्स जो हैं फीदर उनको क्या हेल्प करते हैं, तो वैसे आपको खुद ही पता है कि बर्ड्स जो हैं उनको एक तो उड़ने में आसानी होती है, दूसरा ये कि अगर उनको सर्दी लगती है तो उनका यानी कि टेम्परेचर इंसुलेशन का प्रोसीजर बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा वो उनको काफी चीजों से प्रोटेक्ट करते हैं। तो देख के आपको वैसे यहीं से पता चल जाएगा कि प्रोवाइड, इसमें से आपने देखें काफी सारे ऑप्शन सही बन सकते हैं, लेकिन आपने वो देखना जो सूटेबल हो। अगर अक्सर टेस्ट के ऊपर लिखा होता है चूज अ सूटेबल ऑप्शन, तो सूटेबल लिखा होगा, करेक्ट वाली बात भी लिखी होती है, लेकिन अक्सर जगह पे सूटेबल भी लिखा होता है। तो सुटेबल का मतलब जो आपको ऑप्शन बेस्ट लग रहा हो वो। उसने क्या, प्रोवाइड स्ट्राइकिंग सरफेस टू द विंग्स फॉर फ्लाई। वही कि जब उनको फ्लाई में हेल्प होती है, अगर कोई एनिमल उन पर अटैक कर दे तो उसमें भी वो अपना यानी कि पर आगे कर लेते हैं, उनको उसमें भी हेल्पफुल है। वैसे पर की भी टाइप्स होती हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फीदर इन बर्ड्स, ऊपर मैंने लिखा द फोर मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन।
इसमें उसने कहा था फोर मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फीदर इज दैट दे हेल्प इन इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब हीट की ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी होती है। अगर सर्दी हो तो उन्हें गर्मी फील होती है, और अगर गर्मी हो तो उनको सर्दी, मतलब नॉर्मल मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। इट मीन्स दैट दे प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, देयरफॉर फीदर हेल्प्स इन थर्मोरेगुलेशन और कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो उनका टेम्परेचर बॉडी का जो है वो बिल्कुल रेगुलेट रहता है, अच्छा रहता है। डिटर्जेंट डिजोल्व इन वाटर हेल्प इन क्लीनिंग क्लोथ्स बाय। तो आपको पता है सर्फ क्या काम करती है? डिटर्जेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, कपड़ों से जो है वो मैल को जो निकाल देते हैं। इसने इसलिए उसने कहा कि रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो इसमें देखिए इस पिक के अंदर कि कैसे देखें डर्टी लगी है बिल्कुल भी। तो क्या होता है, जो डिटर्जेंट के ये पार्टिकल्स हैं, तो डिटर्जेंट के पार्टिकल देखिए इस ब्लैक स्पॉट के ऊपर आते हैं, तो क्या करते हैं वो उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर इस तरीके से वो जो स्पॉट है वो खत्म हो जाता है। तो वो करता क्या है, जो जारे बता वो जो स्पॉट है उसने थ्रेड को पकड़ा होता है अच्छे से। तो वो क्या होता है, उसकी जो टेंशन है जिस मजबूती से उसने पकड़ा होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो इसका मतलब वो रिड्यूस क्या करता है, उसकी सरफेस टेंशन को करता है। The the field of specialization of famous Muslim scientist अबू उस्मान। तो वो पूछ रहे कि जो साइंटिस्ट अबू उस्मान उसने किस चीज में रिसर्च की थी, जोलॉजी में की थी। ड्यूटरम इफेक्ट डाइफर फ्रॉम हाइड्रोजन इन हैविंग। थोड़ा सा मैंने इस फिग में बताया, ये क्या लिखा हुआ है, ये प्रोटीनियम के बारे में है, ये ड्यूटरम के बारे में है, और ये ट्रीटियम के बारे में। वैसे पूछा हमसे ड्यूटरम के बारे में हुआ है। और इस फिग में जो प्लस का साइन है वो प्रोटॉन को शो कर रहा है। इधर देखिए न्यूट्रॉन जो है वो सिंपल सर्कल को शो कर रहा है, ब्लू को। और जो इलेक्ट्रॉन है वो येलो कलर से है। तो वो उसमें आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीनियम में क्या होता है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ड्यूटरियम में क्या होता है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रॉन। ट्यूटरियम में क्या होता है, इसमें आप देख रहे हो दो न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। तो वो सिंपल, वैसे ये जनरल बात है, ये भी पूछ सकता है, कुछ और भी पूछ सकता है, लाजमी नहीं कि ये पूछे। तो एमसीक्यूज किसी भी वे से आ सकता है। उसने कहा कि ड्यूटरियम डाइफर फ्रॉम हाइड्रोजन। तो ड्यूटरियम हाइड्रोजन से कैसे डिफरेंट है? इस तरीके से डिफरेंट है कि उसका सेम एटॉमिक नंबर है एंड डिफरेंट एटॉमिक वेट। तो अब इससे आपको एक और बात का पता चला कि जो हाइड्रोजन और ड्यूटरियम है उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन जो उनका एटॉमिक वेट है वो डिफरेंट है। तो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम एटॉमिक नंबर। फिर ऑप्शंस में नाम आ जाएगा ड्यूटरियम एंड हाइड्रोजन, फिर बी में आ जाएगा प्रोटियम एंड हाइड्रोजन, फिर तीसरे में आ जाएगा ट्रिटियम एंड हाइड्रोजन। तो आपको पता है किसका सेम होता है, ड्यूटरियम का और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम है। इस हवाले से डिफरेंट का भी वो पूछ सकता है। तो आपको एमसीक्यूज को हर वे से प्रिपेयर करना है। एटम इज मेड अप ऑफ डैश डिफरेंट काइंड्स ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल। तो थ्री, आपको पता है एटम में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, हाइड्रो ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो तीन पार्टिकल्स हैं, ये सबको पता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ न्यूट्रल एटम इज ऑटोमेटिकली नाउन इफ वन नो द एटॉमिक नंबर। ये डेफिनेशन है एटॉमिक नंबर की। तो किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो जिसने सिंपल डेफिनेशन कॉपी पेस्ट की है। द अप्रोक्सीमेट इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड विच कैन काज डैमेज ऑफ द एयर ड्रम। तो आपको पता है कि हमारे ईयर में जहाँ से हमें आवाज आती है, फॉर एग्जांपल ईयर है तो यहाँ पे ड्रम लगा होता है। तो जैसे ही साउंड जाती है तो वो ड्रम जो है वो ऐसे वाइब्रेट करता है। तो वो कहते हैं कि वो जो एयर ड्रम है वो कौन सी रेंज में जो है वो डैमेज हो जाता है अगर किस इंटेंसिटी लेवल पर हमें साउंड सुनाई दे। तो 100 dB की साउंड पे होता है। द ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अक्सर ये क्वेश्चन भी वैसे पूछ लिया जाता है कि स्काई का जो है वो ब्लू कलर हमें क्यों दिखता है। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसमें होता ये है कि जैसे कि आपको पता है कि ये हमारी अर्थ है, ये जो है सन है फॉर एग्जांपल। तो सन से क्या है, रेज आती हैं। और जब सन से आपने वो पढ़ा होगा एक ये रिफ्रैक्शन का, लेंस का, मैंने पहले लास्ट टाइम बताया था लेंस में क्या होता है कि जब भी कोई लाइट पास होती है तो लेंस रिफ्रैक्ट करता है। और रिफ्रैक्ट जब वो करता है तो वहां से हमें 7 कलर्स जो है दिखते हैं, यानी रेनबो के जो 7 कलर्स हैं वो दिखते हैं हमें। तो अब यहाँ पे होता है सिमिलरली जब सन से रेज आती हैं, तो जब सन से रेज आती है जाहिर बात है उसमें जो है वो कॉस्मिक कलर्स हैं, कॉस्मिक मतलब 7 कलर्स हैं। तो जैसे ही वो हमारी ओजोन लेयर से टकराती हैं, अभी ऊपर हमने ओजोन के बारे में पढ़ा था, तो जैसे ही वो जो रेज होती हैं वो ओजोन लेयर से टकराती हैं तो कुछ वेव्स जो है वो, कुछ जो लाइट है उसकी वेवलेंथ बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जाती है, और कुछ को ओजोन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ कुछ रेज। तो जिनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है ना, वो पार्टिकल जो है हमारी ओजोन लेयर के अंदर, आपको पता है ओजोन लेयर में हाइड्रोजन हीलियम होता है। तो उसके अंदर उसके जो पार्टिकल्स है ना
वो उन रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन कुछ जिनकी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, यानी कि वो हमारे ओजोन लेयर के अंदर नहीं आते। अब वो जो कुछ पार्टिकल्स अंदर बचते हैं कलर्स वाले, तो इसका मतलब ये है सिंपल, आपको मैंने 7 कलर्स रेनबो वाले याद करवाए थे, अगर आपको कुछ माइंड में हो, तो वो 7 कलर्स में से कुछ कलर्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन कुछ कलर्स जो है वो बाहर चले जाते हैं। अब वो वाले कलर्स बाहर जाते हैं जिनकी जो इंटेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा हाई होती है, वो बाहर चले जाते हैं, और जिनकी जो वेवलेंथ है वो लो होती है ना, वो अंदर आ जाती है। तो जैसे जिनकी वेवलेंथ लो होती है वो अंदर आ जाते हैं, तो उनमें से वो जो कलर्स हैं, अगर आपने वो टेबल याद किया हो 7 कलर्स का, तो उस टेबल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट 3 कलर्स हैं वो विर्गो है था, एक ब्लू था, और एक कुछ पर्पल टाइप था, ये 3 कलर्स थे। तो इसका मतलब 3 कलर जो है वो हमने हमारी ओजोन लेयर के अंदर एब्जॉर्ब कर लिए। फिर लेकिन हमें ब्लू कलर दिखाई देता है, वो इस वजह से हमें दिखाई देता है कि जो ब्लू कलर है इसकी वेवलेंथ जारी बता सबसे जो विर्गो है उसकी जो वेवलेंथ है ना वो सबसे ज्यादा असल में कम होती है। तो वैसे अगर देखा जाए तो हमें ये कलर जामुनी कलर ही दिखाई देना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं दिखाई देता, क्यों? क्योंकि लेकिन हमें दिखाई ब्लू देते हैं, वो इस वजह से क्योंकि जो ब्लू कलर होता है ना उस वो हमारी आई जो है वो ब्लू कलर को ज्यादा इफेक्ट करती है। तो यानी कि हमारी आईज के अंदर जो लेंस होता है वो ये असल में ना जो ब्लू कलर होता है वो बहुत लाइट होता है, और ये बहुत सेंसिटिव कलर है, तो हमारी आई जो है इस कलर को जल्दी कैप्चर करती है, इस वजह से हमें जो है वो बैंगनी कलर के बजाय ब्लू कलर जो है वो सरफेस पे दिखाई देता है। तो इसलिए वो पूछ रहा है ये होता क्या है, डिस्पर्शन होती है लाइट की, क्योंकि ऊपर से जब रेज आ रही थी तो वो डिस्पर्स हो गई थी यहाँ पे हमारी ओजोन लेयर के अंदर, ऊपर लेयर पे डिस्पर्स हो गई थी, इसलिए वो कह रहा है कि डिस्पर्शन की वजह से हमें स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखा देता है। एलिमेंट्स किसके बने होते हैं? एटम्स के बने होते हैं, ये तो हमें वैसे ही नॉर्मल पता है। विच प्लेनेट इज मच बिगर इन आवर सोलर सिस्टम? तो वेनस जो है वो हमारे प्लेनेट में सबसे बड़ा है, और इसलिए वो हमें अर्थ से दिखाई भी देता है बगैर टेलीस्कोप। हाउ मैनी बोन्स इन आवर बॉडी? तो एडल्ट बॉडी की बात करें उसमें कितनी है? 206, और ऊपर आपने पढ़ा था न्यू बॉर्न बेबी में कितनी होती है? 300। तो ये दोनों का कंपैरिजन आपने याद रखना। वो कहता है अ लिटल इनहेलेशन इज डन थ्रू पाइप्स एंड सिगरेट्स। तो इनहेलेशन का मतलब सांस वगैरह लेना, तो जो हम इनहेलेशन करते हैं मतलब अंदर लेते हैं बाहर लेते हैं, तो वो पाइप्स की मदद से होती है, ये सिगार यानी सिगरेट की मदद से होती है। तो ऑप्शन में आपने सूटेबल देखना है, उसमें उसने सिगरेट कहा था, और बी में आप पाइप से भी तो हो सकते हैं ना आखिर, तो ये इसलिए जो बी ऑप्शन है ये सूटेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर कलरलेस? तो कौन सा सेल जो है वो कलरलेस है, जिसका कोई कलर नहीं है? तो व्हाइट ब्लड सेल्स, इनका कोई भी कलर नहीं होता। व्हाट डज TCM स्टैंड इन मेडिकल टर्म? तो मेडिकल टर्म के वाले से पूछ रहे हैं, इसे कहते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। TCM इसकी एब्रीविएशन। इंसुलिन ड्रग वाज डिस्कवर्ड बाय, इंसुलिन को किसने डिस्कवर किया था? सर फ्रेडरिक ग्रैंड बेंटिंग ने। अब उसके बाद नेक्स्ट में वो कह रहा है अंटारीज इज द लार्जेस्ट नाउन। अब एंटारीज क्या होता है? असल में ये जो है एक ब्राइटेस्ट स्टार होता है। अब जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था इसकी फोटो यहाँ पे देखे बनी है, तो उसमें हमने इसको डिस्कस किया था बिग बैंग थ्योरी में, कि जो अंटारिस होता है असल में ये क्या है, ये एक बिगेस्ट स्टार है। जो हमारी स्टार की कॉन्स्टलेशन होते हैं ना उसमें ये सबसे जो है वो बिगेस्ट और ब्राइटेस्ट स्टार होता है। और उसके अलावा इसमें वो ये पूछ रहा है कि ये जो एंटारस है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेड सुपर जायंट। वहां पे जो पिछला बिग बैंग थ्योरी था उसमें हमने जो है इस रेड जायंट के बारे में पढ़ा था, तो उसका सेकंड नेम पूछ रहा है। 10 मिनट्स रह गया मीटिंग एंड होने में। नेक्स्ट में है कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट फॉर व्हाट रिएक्शन? तो सिंपल उसने ये पूछा है कि जो वाटर है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो हमें पता है कि वाटर जो है वो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो वो किसके अंदर रिएक्ट करता है? तो ये बायोकेमिकल में, फिजिकल में तो सारे बात, हम फिजिकल तो कोई काम नहीं करते, न्यूक्लियर में भी हमें वाटर की जरूरत नहीं होती, केमिकल में भी हम केमिकल्स को करते हैं। तो जो चीज यूनिवर्सल है वो बायोकेमिकल में, यानी कि बायो का मतलब हम साइंसी तौर पर जो है वो इसको करते हैं, यूज करते हैं वाटर को। नेक्स्ट है रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर बिकॉज पेट्रोल मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैव एनी हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अगर आपको पता हो पेट्रोल को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो जल्दी से वो क्या होता है, सूखने स्टार्ट हो जाता है। वो इस वजह से होता है
क्योंकि सिंपल वैसे आपको पता है कि जो पेट्रोल है वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है वाटर की निस्बत। ये रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हीटिंग की बात नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है पेट्रोल का वो लोअर होता है वाटर की निस्बत। तो जिसकी वजह से जो पेट्रोल होता है वो चेंज हो जाता है वेपर स्टेट में, वाटर की निस्बत जल्दी वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है उसके बॉइलिंग पॉइंट की वजह से। इसलिए वो यहाँ पे सिंपल उसको और जरा मॉडिफिकेशन से कह रहा है कि पेट्रोल मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैव एनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। असल में उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होती, तो जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच नहीं होते, मतलब लूज लूज अटैच होते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से हट जाते हैं और वो इवेपोरेट हो जाते हैं। ईच इलेक्ट्रॉन इन एटम मस्ट हैव इट्स ओन यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज अ स्टेटमेंट ऑफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की उसने स्टेटमेंट लिखी हुई है कि जो हर इलेक्ट्रॉन, जो एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसका डिफरेंट क्वांटम नंबर होता है। तो जारी बात है हम क्वांटम नंबर की वजह से ही बता सकते हैं कि कौन सा एटम किस टाइप का है, और जारी बात है हर एटम जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है। तो यानी हम एक एटम को दूसरे एटम से क्वांट इसके जरिए क्वांटम नंबर के जरिए डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। रेनफॉल रेडी टू माउंटेन, ऑर्गेनिक रेनफॉल। ऑर्गेनिक रेनफॉल क्या होती है? इस फिगर में आप देख रहे हो कि ये देखिए ग्रीन वाला रीजन है। तो होता यह है कि जैसे ही जो है इस अब देखें माउंटेन पे किसी जगह पे आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है और कहीं पे कम होता है। फॉर एग्जांपल इस ग्रीन रीजन पे ज्यादा है। तो होता यह है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो बहुत ही सिंपल रेनफॉल है। सिंपल जब रेनफॉल होती है तो जरा बताया अपर वाली जो तय होती है उसमें बर्फ बन जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है उसका ज्यादा नहीं होता एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जिसकी वजह से यहाँ पे रेनफॉल नहीं होगी। तो इसलिए अक्सर जब पहाड़ों में आप लोग देखोगे कि कोई रीजन जो है वो ज्यादा ग्रीन होगा और कहीं पे नहीं होगा, तो उसे कहते हैं ऑर्गेनिक रेनफॉल। यानी कि ऐसी रेनफॉल जो हाफ पार्ट पे हो और हाफ पार्ट पे ना हो। ये सिर्फ माउंटेन में होता है, नॉर्मल नहीं होता। नेक्स्ट में वो कहता है कि द स्टीवन स्क्रीन कंटेन ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट। तो असल में वो कहता है कि जो ये था स्टीफसन स्क्रीन है वो किसके लिए यूज की जाती है? आपने ये बताना है कि किसके लिए वो यूज नहीं की जाती। तो किसके लिए यूज नहीं की जाती? वेट बल्ब थर्मोमीटर के लिए, मैक्सिमम थर्मोमीटर के लिए, ऑर्डिनरी थर्मोमीटर के लिए, एन या ये लफ्ज लिखा हुआ है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है? असल में जो एनीमोमीटर है ना, इस ये ऐसी डिवाइस होती है इसके जरिए हम जो वेदर है उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन को चेक कर सकते हैं। अगर आपने देखा हो कि अक्सर जगह पे जो बिल्कुल खुले एरिया होता है ना, वहां पे एक ऐसे एक मशीन से लगी होती है ऐसे, जिसमें ना कप टाइप बना होता है, जैसे एक कप ये, दूसरा कप ये, तीसरा कप ये, और ये बिल्कुल एक स्टिक से ना ऐसे अटैच होते हैं, ऐसे खंबा टाइप जिसे कहते हैं होता है। तो ये विंड की स्पीड को, विंड के प्रेशर को जो है उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि जो स्टीवन स्क्रीन है इस ये किस चीज को इस्तेमाल नहीं करती? ये इस विंड को इस्तेमाल नहीं करती, उसके अलावा ये बाकी सब चीजों के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब ये जो स्टीवन स्क्रीन है ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम कहाँ पे यूज करते हैं? वेट बल्ब थर्मोमीटर में यूज करते हैं, मैक्सिमम थर्मोमीटर में यूज करते हैं और ऑर्डिनरी थर्मोमीटर में यूज करते हैं। यानी कि हम इसे विंड के अलावा हर इंस्ट्रूमेंट में यूज कर सकते हैं, विंड में यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि रेंसिडिटी प्रोड्यूस इज बटर कैन बी डिक्रीज बाय adding quinoline to the butter. This statement shows that quinoline is an inhibitor. तो वो सिंपल पूछ रहा है कि जो बटर होती है उसके अंदर हम ये जो इसकी मिकदार है क्विनोलिन की, ये थोड़ा सा बायो का है कि क्विनोलिन जो है ये असल में आपके पास एक केमिकल होता है। तो वो पूछ रहा है कि बटर पे क्विनोलिन को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम इनहिबिटर को यूज करते हैं। What kind of soil is treated with gypsum to make it suitable for cropping? अल्कलीन। तो अल्कलीन को हम यूज करते हैं क्यों? इसको जिप्सम में यूज करते हैं ताकि उसकी जो है वो अच्छे तरीके से हम क्रॉपिंग कर सके। अल्कलीन के बारे में तो आपको अच्छे से आइडिया होगा कि ये क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट में वो कह रहा है द वायरस ऑफ एआईडीएस इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ टी सेल ब्लड्स। तो मैंने यहाँ बताया कि द टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, टी सेल्स क्या होते हैं? टी सेल्स आर पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड डेवलप फ्रॉम स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो। यानी कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं? बोन मैरो के अंदर होते हैं। दे हेल्प प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड मे हेल्प फाइट कैंसर। तो यानी कैंसर से फाइट के लिए ये हमारे पास यूज होता है।
आल्सो कॉल्ड टी लेमोसाइट एंड थाइमोसाइट। वैसे सेकंड नेम देकर भी पूछा जा सकता है, लाजमी है कि यही नेम आए। तो सेकंड नेम आपने वैसे मुश्किल से याद होते हैं, बट फिर भी आपने जो है इसको याद करना है। तो एड्स बीमारी होती है, आपको पता है कि एड्स में क्या होता है, स्किन के ऊपर ऐसे बिल्कुल पिंपल्स टाइप बन जाते हैं, और उसमें बहुत ज्यादा पस जो है रिवॉल्व होता है, और ये जो है जल्दी ठीक भी नहीं होता। तो वो यही पूछ रहे हैं कि जो एड्स है ना, वो किसकी ग्रोथ को रोकता है? वो टी सेल की ग्रोथ को रोकता है, क्योंकि ये हमारा अपना असल इम्यून सिस्टम होता है, और हमारा इम्यून सिस्टम से बेहतर तो कुछ भी नहीं होता। तो ये हमारे उन टी ब्लड सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो जाहिर बात है, जब डैमेजिंग हो जाएगी तो हम खुद ऑटोमेटिकली ठीक नहीं हो पाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है। विच वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये फॉरेस्ट की पिक्चर बनी हुई है कि जो अर्थ का सबसे, वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे जो है लार्जेस्ट फॉरेस्ट है, वो कौन सा है? सुंदरबन फॉरेस्ट। ये ना कोई अमेजोन पे लगा दे, कोई किसी और पे लगा दे, छांगा मांगा, इन पे नहीं लगाना। ये वर्ल्ड के हवाले से पूछ रहा है, पाकिस्तान के हवाले से नहीं पूछ रहा। द प्रोटीन कंटेंट ऑफ एडिबल पोर्शन ऑफ एग्स इज। तो वो पूछ रहा है कि एग में कितनी प्रोटीन होती है, कितने परसेंट। तो परसेंटेज वाले तो आपको याद रखने पड़ेंगे, 13.3%। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज पॉइजनस टू टिश्यूज। तो आपको पता है टिश्यू क्या होता है? हमारी स्किन में बारीक बारीक से बिल्कुल लेयर्स होती हैं, जिससे हम कहते हैं कि वो टिश्यू है। तो इसमें वो पूछ रहा है, इसके अंदर वो कह रहा है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो किस चीज को डैमेज करता है? क्या वो हमारे टिश्यूज के लिए पॉइजनस है, यानी उसको बहुत नुकसान दे सकता है? हेल्प्स लाइन ऑफ सेल प्रोटीन, प्रोटीन को नुकसान देता है। इस सॉफ्टवेयर एज कैटलिस्ट में इसको यूज करते हैं। एड्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी जब हम एड्स की बीमारी होती है तो उसमें जरा पता है हम ग्लूकोज देते हैं पेशेंट को, ताकि उसके अंदर इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाए। तो वो ये पूछ रहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या करते हैं। इनमें से आपने सुटेबल ऑप्शन चूज करना है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो हमारे टिश्यू के लिए पॉइजनस है। मीटिंग खत्म होने में 2 मिनट रह गए। An extremely small piece of silicon on which integrated circuit or implement is called chip। तो सारी बात हम छोटे छोटे काम के लिए चिप यूज करते हैं। तो इसमें ये पूछ रहा है कि सर्किट का जो मेन है और सबसे स्मॉल पार्ट है जो सिलिकॉन से बना होता है, उसे चिप कहते हैं। द एटमोस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोड्यूस मेनली बाय एब्जॉर्प्शन एंड रिमिशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन बाय एटमॉस्फेयर। इसको पहले हम पढ़ चुके हैं कि एटमोस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट में मेन किस चीज का रोल है। द पैरामिड्स ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट। तो पैरामिड्स के बारे में तो जैसा कि आपको पता ही होगा, ये थोड़ा सा मैंने पैरामिड की शक्ल बनाई है कि एनर्जी किस किस टाइप से होती है यहाँ पे। तो इसमें आप देख रहे हो, इसमें जो है वो सबसे कम है, फिर बढ़ रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर ऐसा ऐसा 100% पे चली गई है। तो यानी नीचे इंक्रीज हो रही है, ऊपर स्लोली स्लो डिक्रीज हो रही है। तो वो यही पूछ रहा है कि पैरामिड की एनर्जी किस कहाँ पे होती है, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो एरो की डायरेक्शन हमेशा अपराइट की तरफ होती है, क्योंकि इसकी शक्ल भी अपर की तरफ है, तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हो कि अपराइट है। टाइप्स ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी आर लॉन्ग, शॉर्ट एंड इरेगुलर। तो पूछा ये ऐसे पहले भी आ चुका है कि ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप की बोन्स होती हैं, लॉन्ग, शॉर्ट या इरेगुलर। तो वो फ्लैट होती हैं सब की सब। द स्पीशीज दैट फ्लावर्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। तो ऐसी स्पीशी जो फ्लावर्स की तरह लगती है उसे एंजियोस्पर्म कहा जाता है। ये लिविंग होते हैं, फ्लावर नहीं है, ये भी याद रखिएगा, ये स्पीशी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो यानी पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस का यूनिट कौन कौन सा है। पार्सेक है, एस्ट्रोमोटिक है, लाइट ईयर है। तो फूट कैंडल जो है ये डिस्टेंस का यूनिट नहीं है। अब ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा डिस्टेंस का यूनिट है। तो ये आपको बताना चाहिए कि ये सब जो है डिस्टेंस के यूनिट है। डिस्टेंस तो जैसा कि अगर आपको याद हो, पहले वीडियो में मैंने बताया था कि उसमें डिस्टेंस से काफी सारे यूनिट्स थे। तो डिस्टेंस एक बेसिक